मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, जमी बंजर हुई तो क्या, वहां से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस, ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आइए मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में या सेल बायोलॉजी में न्यूक्लियस के पार्ट 2 में के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने कल के क्लास में पढ़ा था कि जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। तो आज हम लोग हिस्टोन प्रोटीन के बारे में और क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों आइए हिस्टोन प्रोटीन की बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमने बताया कि क्रोमेटिन फाइबर जो होता है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है मित्रों? क्रोमेटिन फाइबर जो होता है, गुणसूत्रीय जो धागे होते हैं, वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। क्लियर? अब हिस्टोन प्रोटीन के 5 क्लास होते हैं, 5 क्लास। हिस्टोन प्रोटीन के कितने क्लास है मित्रों? 5 क्लास। कौन कौन? पहला है H1, दूसरा है H2A, तीसरा है H2B, चौथा है H3 और पांचवा है H4। कौन कौन है? पहला है H1, H2, दूसरा है H2A, तीसरा क्या है H2B, चौथा क्या है H3, पांचवा क्या है H4। तो मित्रों H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो लाइसिन रिच होती है। क्या होती है? लाइसिन रिच होती है, और जिसमें प्रोटीन जो है एमिनो एसिड की बनी होती है। मित्रों H1 हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन रिच होती है, जो प्रोटीन एमिनो एसिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है मित्रों? प्रोटीन एमिनो एसिड की बनी होती है। H2AB की अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन, तो ये भी लाइसिन रिच होती है, ये भी लाइसिन रिच होती है ये, लेकिन अमीनो एसिड लेस होता है। ये कैसा होता है? अमीनो एसिड लेस होता है मित्रों। और एक चीज जान लीजिए, H2AB ये जान गए, H2A और H2B ये दोनों हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन रिच होता है, लेकिन जो है अमीनो एसिड लेस होती है। क्लियर? या कह सकते हैं लाइसिन रिच लेस होती है। क्लियर? अब H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो आर्जिनिन एमिनो एसिड रिच होती है। किससे होती है? आर्जिनिन एमिनो एसिड रिच होती है, जो बेसिक होता है। जो क्या होता है मित्रों? बेसिक होता है। तो आपको समझ में आ गया, H1 हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन रिच होती है जो एमिनो एसिड की बनी होती है, लेकिन वहीं H2A, H2B हिस्टोन प्रोटीन लाइसिन रिच तो होती है लेकिन लेस एमिनो एसिड होती है। लाइसिन रिच लेस होती है ये। और H3, H4 जो होता है वो आर्जिनिन एमिनो एसिड रिच होती है। क्लियर मित्रों? अब यहाँ बात कर लेते हैं क्रोमोसोम के जो होता है वो किससे किससे बना होता है? डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है।
डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। क्लियर। और यहाँ बात करते हैं तो यहाँ न्यूक्लियोसोम मॉडल जो दिए थे वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोर्नबर्ग। किस वैज्ञानिक ने न्यूक्लियोसोम मॉडल दिया मित्रों? तो कोर्नबर्ग। और एक चीज जान लीजिए, H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, इस H1 हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है मित्रों? डीएनए। और उसी डीएनए जो जुड़ा रहता है H1 हिस्टोन प्रोटीन से, उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लिंकर डीएनए। क्लियर। इतना समझ में आ गया कि H1 जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उससे जो डीएनए जुड़ा होता है उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम शब्द देने वाले जो थे वो कौन वैज्ञानिक थे? पीओ डक्ट। न्यूक्लियोसोम टर्म किसने दिया था मित्रों? पीओ डक्ट ने दिया था। और कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उसे हम पेलिकल के नाम से जानते हैं। यानी जो गुणसूत्र का बाहरी आवरण होता है जिससे गुणसूत्र ढका रहता है उसके हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। यानी ये गुणसूत्र है और इसके बाहर जो जिससे ढका हुआ है इसे हम क्या कहेंगे? पेलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? पेलिकल कहते हैं। क्लियर। भूलेगा नहीं। क्या कहेंगे मित्रों? पेलिकल कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ बात कर लेते हैं, कवरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज ए पेलिकल। और एक चीज जानिए, क्रोमेटिन टर्म जो देने वाले थे वो कौन देने वाले थे? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्रोमेटिन शब्द दिया था। एक बार और यहाँ जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि क्रोमेटिन फाइबर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो 5 क्लास होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 और H4। H1 जो प्रोटीन होती है वो लाइजिन रिच होती है लेकिन अमीनो एसिड प्रोटीन के बनी होती है। क्लियर। H2A और H2B हिस्टोन प्रोटीन लाइजिन रिच लेस होती है। इसका मतलब इसमें लाइजिन रिच जो होता है ये नहीं होती, कम होती है। H3 और H4 जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो आर्जिन एमिनो एसिड रिच होती है। क्लियर। क्रोमोसोम किससे बना होता है मित्रों? डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया? कोर्नबर्ग ने। और H1 हिस्टोन प्रोटीन से जो डीएनए जुड़ा होता है उस डीएनए को हम लिंकर डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियोसोम टर्म किसने दिया? पीओ डक्ट। न्यूक्लियोसोम टर्म पीओ डक्ट। और क्रोमोसोम का जो कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। और क्रोमेटिन टर्म किसने दिया मित्रों? फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और यही जान लीजिए, ये जो बाहरी आवरण है इसे हम क्या कहते हैं मित्रों? पेलिकल। क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। और एक चीज जानिए, ये जो क्रोमोसोम है, जो सेंटर है सेंट्रोमियर, ये अगर ऊपर आ जाए तो टीलोसेंट्रिक कहा जाता है और बीच में रहे तो एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। ये मित्रों ये चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आइए मित्रों, हम लोग यहाँ हिस्टोन प्रोटीन के बारे में जान रहे थे, इसको थोड़ा सा ट्रिक में भी जान लेते हैं। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है? H1, H2A, H2B, H3, H4 चार होते हैं। तो H1 आपको बताया हमने पहले भी कि लाइजिन रिच होता है जो एमिनो एसिड से बना होता है। H2A, H2B ये लाइजिन रिच लेस होता है। और H3 और H4 आर्जिनिन रिच होता है जो बेसिक प्रोटीन से बना होता है। ये बेसिक प्रोटीन होता है H3, H4। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। और आपको हमने बताया
कि न्यूक्लियोसोम मॉडल किसने दिया था? कोर्नबर्ग ने। न्यूक्लियोसोम टर्म किसने दिया था? पीओ डक्ट ने। और आपको एक चीज और बताया था हमने कि H1 अगर किसी H1 हिस्टोन प्रोटीन यदि किसी डीएनए से जुड़ जाता है तो उसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं, हम बता चुके हैं। तो आइए, यहाँ तो भाई थे दीना और राणा, तो दीना और राणा में हिस्सा बंटवाएगा, H1 लाइसिन रिच हो जाएगा, H2A भी लेस हो जाएगा, 3,4 से रिच हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल कारण बन जाएगा, H1 दिन में लिंक हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम डक्ट का नाम हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, दीना और राणा में हिस्सा बंटवाएगा, दोनों भाई हैं, दीना और राणा में हिस्सा बंटवाएगा, H1 लाइसिन रिच हो जाएगा, H2A भी लेस हो जाएगा, 3,4 से रिच हो जाएगा, न्यूक्लियोसोम मॉडल कारण बन जाएगा और H1 दिन में लिंक हो जाएगा और न्यूक्लियोसोम डक्ट का नाम हो जाएगा। आइए मित्रों, देखते हैं क्या है। दीना से हो गया डीएनए, राणा से क्या हो गया? आरएनए। हिस्सा से हिस्टामिन प्रोटीन पाया जाता है। ये किसमें पाया? डीएनए, आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। आइए अब देखते हैं कि H1 लाइसिन रिच होता है जो एमिनो एसिड से बना होता है, यहाँ हमने बताया भी, और H2A, H2B ये जो होता है वो लाइसिन रिच लेस होता है, लाइसिन रिच लेस होता है। क्लियर मित्रों? और H3H4 आज से होता है आर्जिनिन रिच होता है जो बेसिक प्रोटीन होती है, आर्जिनिन रिच होता है। H3 हिस्टोन प्रोटीन और H4 हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों आर्जिनिन रिच होता है जो किससे बना होता है? बेसिक प्रोटीन। क्लियर मित्रों? न्यूक्लियोसोम मॉडल कारण बन जाएगा। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल की खोज किसने किया था? किसने दिया था? तो कोर्नबर्ग ने। किसने दिया था न्यूक्लियोसोम मॉडल मित्रों? कारण से कोर्नबर्ग। H1 दिन में लिंक हो जाएगा, H1 से H1 हो गया, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये दिन से हो गया डीएनए। अगर डीएनए हिस्टोन H1 हिस्टोन प्रोटीन से लिंक हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? लिंकर डीएनए। लास्ट में हमने लिखा है न्यूक्लियोसोम डक्ट का नाम हो जाएगा। तो न्यूक्लियोसोम टर्म देने वाले, शब्द देने वाले जो थे वो कौन थे? डक्ट थे, अर्थात पीओ डक्ट। न्यूक्लियोसोम टर्म किसने दिया? पीओ डक्ट। मित्रों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्रोमोसोम पर। आइए मित्रों, हम लोग क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्रोमोसोम की खोज अगर करने वाले थे तो वो डब्ल्यू फ्लेमिंग थे, जिनका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग कहा जाता है। और क्रोमोसोम शब्द देने वाले जो थे वो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। क्या नाम था? वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। ये क्रोमोसोम शब्द दिए थे, लेकिन ये खोज जो करने वाले थे वो लगभग, खोज कब हुआ था? 1888 खोज किए थे, 1888 में शब्द दिए थे, 1888। अरे जो है क्रोमोसोम की खोज करने वाले कौन थे मित्रों? फ्लेमिंग थे। लेकिन क्रोमोसोम शब्द देने वाले कौन थे मित्रों? तो वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया था? 1888 1888 में। लेकिन उससे पहले ही, लगभग उससे 40 साल पहले, विल्हेल्म हॉफमिस्टर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले सेल डिवीजन में, सेल का जब विभाजन हो रहा था उस समय न्यूक्लियस में
क्रोमोसोम का गुणसूत्र का अवलोकन किया था। और एक चीज है, क्रोमोसोम का शेप एनाफेज और मेटाफेज में दिखाई देते हैं। आइए मित्रों, हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं, क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले जर्मन जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। किसने किया था मित्रों? जर्मनी के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम की खोज की थी, जिनका नाम था वाल्थर फ्लेमिंग, डब्ल्यू फ्लेमिंग। क्रोमोसोम शब्द देने वाले कौन थे? डब्ल्यू वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1888 ईस्वी में यानी 1888 में क्रोमोसोम टर्म दिया था। लेकिन इससे 40 ईयर्स पहले यानी 40 साल पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विल्हेल्म हॉफमिस्टर। इन्होंने 1848 ईस्वी में एक डिवाइडेड सेल में, एक जो विभाजित होते हुए सेल में के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का सबसे पहले क्या किया था? अवलोकन किया था, या कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन किया था। यानी 40 साल पहले ही ये जो हॉफमिस्टर थे, इन्होंने उसका अवलोकन कर लिया था, लेकिन बाद में उसकी खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने किया। और शब्द देने वाले क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द यानी क्रोमोसोम शब्द देने वाले कौन थे? तो वाल्डेयर थे। कब दिए थे? 1888। तो आइए मित्र, पूछा बहरहाल यही जाता है सबसे ज्यादा, वाल्डेयर। तो क्रोमोसोम का साइज जो होता है, शेप एंड साइज जो होता है, वो एनाफेज में, और साइज या स्ट्रक्चर मेटाफेज में दिखाई देते हैं। तो क्रोमोसोम का शेप किसमें दिखाई देते हैं? एनाफेज में और मेटाफेज में दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम का शेप और साइज जो है वो सेंट्रोमियर डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है मित्रों? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का शेप और साइज क्या करता है? डिसाइड करता है। क्लियर मित्रों? अब यहाँ बात कर लेते हैं कि सेंट्रोमियर अगर क्रोमोसोम के ऊपर लगे हो, सेंट्रोमियर अगर क्रोमोसोम के कहाँ लगे हो? ऊपर लगे हो, क्रोमोसोम के गुणसूत्र के कहाँ लगे हो? ऊपर लगे हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? टीलोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? टीलोमियर। सेंट्रोमियर अगर क्रोमोसोम गुणसूत्र के ऊपर लगे हो तो उसे हम क्या कहेंगे? टीलोमियर। और सेंट्रोमियर अगर अपर साइड में हो, ऊपर हो, थोड़ा सा एकदम थोड़ा वहां से जो एकदम ऊपर लगे होते हैं, ऊपर लगे हो तो उसे टीलोमियर। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो उसे थोड़ा सा हट जाए, अपर साइड से थोड़ा सा हट जाए तो उसे एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। लेकिन अगर वही सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा सा ऊपर हो तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। और एक चीज आती, सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम का शेप कैसा होता है? जे शेप होता है या एल शेप होता है? कैसे होता है मित्रों? जे शेप होता है या एल शेप होता है। और एक चीज आती, यदि सेंट्रोमियर बीच में हो तो क्रोमोसोम का जो शेप होगा वी शेप हो जाता है। कैसे हो जाता है? वी शेप, वी के आकार का हो जाता है अगर सेंट्रोमियर बीच में एकदम हो तो। अगर सेंट्रोमियर बीच में रहेगा तो ऐसे बनेगा, ये क्रोमोसोम हो गया, इधर से आया, इधर से आया, ये ऐसे आया, ऐसे हो गया, ऐसे, और ये ऐसे बनेगा। तो बीच में हुआ तो वी शेप नहीं हुआ, ये इधर आया और ये इधर आया, तो वी शेप हो गया। किस आकार का हो जाता है? वी शेप मित्रों। तो आइए हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार और यहाँ मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने वाले थे लेकिन एक बार और जान लीजिए। अगर सेंट्रोमियर कहाँ हो? सबसे ऊपर हो तो टीलोमियर, अगर सबसे ऊपर से थोड़ा सा हट जाए, नीचे आ जाए तो एक्रोसेंट्रिक,
अगर उससे भी नीचे थोड़ा सा बीच से थोड़ा सा हटा हो तब मेटासेंट्रिक। अब अगर वही सब मेटासेंट्रिक में कैसे आकार होते हैं, जे शेप या एल शेप, लेकिन सेंट्रोमियर अगर बीच में आ जाए तो बी शेप। एकदम क्लियर जाने रहेगा। मित्रों, हम लोग क्रोमोसोम के बारे में अध्ययन कर रहे थे। यहाँ क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम में आपको हमने बताया था कि क्रोमोसोम का एनाफेज और मेटाफेज स्टेज में ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर साफ दिखाई देता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्रोमोसोम सपने में स्टार बन जाएगा, क्रोमोसोम वल्दियत को पार ले जाएगा और नकल कराओगे तो सेट हो जाएगा, सेंटर अप से टेल हो जाएगा, सेंटर हटकर एक हो जाएगा, बीच से हटकर सब हो जाएगा, बीच में रहकर मस्त हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए, क्रोमोसोम सपने में स्टार बन जाएगा, क्रोमोसोम वल्दियत को पार ले जाएगा, नकल कराओगे तो सेट हो जाएगा, सेंटर अप से टेल हो जाएगा और सेंटर हटकर एक हो जाएगा, बीच से हटकर सब हो जाएगा, बीच में रहकर मस्त हो जाएगा। आइए देखिए, देखते हैं क्रोमोसोम। मित्रों, क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो सपने से हो गया, शेप से शेप हो गया, अने से हो गया एनाफेज स्टेज, में से हो गया मेटाफेज स्टेज। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का स्पष्ट दिखाई देता है। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर अगर प्रश्न पूछा जाए कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या गुणसूत्र का स्ट्रक्चर संरचना कब स्पष्ट दिखाई देती है, तो एनाफेज और मेटाफेज स्टेज। क्लियर मित्रों? अब क्रोमोसोम का शब्द किसने दिया, क्रोमोसोम टर्म किसने दिया था, वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, वल्दियत से हो गया वाल्डेयर। तो वाल्डेयर ही पार लेके जाएंगे क्रोमोसोम को। नकल कराओगे तो सेट हो जाएगा। नकल से क्या हो गया मित्रों, न्यूक्लियोलस। अभी हमने पिछले क्लास में बताया कि न्यूक्लियोलस जो होता है, ये सब पहले अगर सेंट्रोमियर है तो उसे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और अगर उसके ऊपर आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियोलस जुड़ा है क्रोमोसोम से, तो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन अगर उसके आगे बढ़ते हैं तो सेट क्रोमोसोम हो जाता है। न्यूक्लियस को अगर आगे बढ़ाओगे तो न्यूक्लियस जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, सेट क्रोमोसोम कहा जाएगा, सेट गुणसूत्र कहा जाएगा। सेंटर अप से टेल हो जाएगा। सेंटर का मतलब सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर अगर देखिए, यहाँ हमने फिगर बनाया है, सेंट्रोमियर सबसे ऊपर हो गुणसूत्र के तो उसे क्या कहा जाता मित्रों, टीलोमियर, टीलोसेंट्रिक कहा जाता। क्या कहा जाता मित्रों, टीलोसेंट्रिक। सेंटर अप से, अप माने ऊपर, सेंटर सेंट्रोमियर अगर अप हो जाए, सबसे ऊपर हो जाए तो क्या हो जाएगा, टीलोसेंट्रिक कहलाता। क्लियर? सेंटर हट कर एक हो जाएगा। सेंटर अर्थात सेंट्रोमियर हट करके थोड़ा सा हट जाए ऊपर से तो क्या हो जाएगा मित्रों, एक्रोसेंट्रिक कहलाता। ऊपर से हट गया, देखो थोड़ा और नीचे आ गया। क्लियर? ये क्या कहलाएगा, एक्रोसेंट्रिक। अगला हमने लिखा, बीच से हटकर सब हो जाएगा। बीच से हटकर क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो सब से क्या हो जाएगा मित्रों, सब मेटासेंट्रिक। तो अगर सेंट्रोमियर अगर बीच से थोड़ा सा ऊपर हो, बीच यहाँ रहेगा, बीच से थोड़ा सा ऊपर हो तो क्या कहलाएगा, सब मेटासेंट्रिक। क्या कहलाएगा मित्रों, बीच से हटकर सब हो जाएगा। बीच से थोड़ा सा ऊपर हो, हटा हुआ हो तो उसे सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। बीच में रहकर मस्त हो जाएगा। बीच में मतलब अगर सेंट्रोमियर एकदम बीच में आ जाए तो मस्त हो जाता है, अर्थात उसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। और मेटासेंट्रिक किस शेप का होता है, वी शेप का। मेटासेंट्रिक किस शेप का, वी शेप का। देखो ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, तो वी शेप हो गया। क्लियर मित्रों? तो फिर हम
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए मित्रों, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। यानी क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, किस जंतु में, किस प्लांट में सबसे ज्यादा, सबसे कम, ये जरूर जाने रहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इन प्लांट, सबसे पहले प्लांट के बारे में जानेंगे। इन प्लांट यानी प्लांट में, पौधों में सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या, यानी इन प्लांट मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 होता है। यानी 2 गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो म्यूकर हिमाइलिस में पाया जाता है। म्यूकर हिमाइलिस में, इन फंजाई, म्यूकर हिमाइलिस नामक एक फंजाई होता है जिसमें सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना गुणसूत्र मित्रों, 2 गुणसूत्र। कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं म्यूकर हिमाइलिस में। क्लियर। और सबसे कम गुणसूत्र जो है और किसमें पाया जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम, 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस में। किसमें पाया जाता है, हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस में 4 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर है। इसकी फैमिली क्या है, कंपोजिटिव फैमिली का क्या है, मेंबर है। क्लियर मित्रों। अब यहाँ इन प्लांट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सबसे पौधों में सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो एक फर्न होता है जिसका नाम है एडल्फ टंग फर्न। कितना गुणसूत्र होता है मित्रों, 1262 गुणसूत्र होता है, 1262 यानी 1262 क्रोमोसोम पाए जाते हैं एडल्फ टंग फर्न, जिसका पूरा नाम है आपियोग्लासम रेटिकुलेटम। क्या नाम है, आपियोग्लासम रेटिकुलेटम। तो एडल्फ टंग फर्न का नाम क्या है, आपियोग्लासम रेटिकुलेटम। किसका मेंबर है, किस फैमिली का मेंबर है, टेरिडोफाइटा। किस फैमिली का है, टेरिडोफाइटा का है। किसका है, टेरिडोफाइटा का एडल्फ टंग फर्न या आपियोग्लासम रेटिकुलेटम में 1262 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब प्रश्न ये बनता है, गन्ने में कितना गुणसूत्र पाया जाता होगा, तो 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। शुगर केन में क्रोमोसोम नंबर जो पाया जाता है वो 16 क्रोमोसोम पाया जाता है, 16 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम इन एनिमल में बात करेंगे, जंतुओं में। जंतुओं में अगर पूछा जाए कि सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो एस्केरिस मेगासिफाइलिस में। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं मित्रों, 2 गुणसूत्र। एस्केरिस मेगासिफाइलिस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2। तो जब भी पूछा जाए कि सबसे कम गुणसूत्रों वाला जंतु कौन है, तो एस्केरिस मेगासिफाइलिस है। कितने गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र। आइए, अब प्रश्न ये बनता है कि यहाँ ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला एक मक्खी होती है जिसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र मित्रों, 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ये ज्यादातर फलों के ऊपर बैठते हैं और इसीलिए इसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। आइए मित्रों, अब जंतुओं में सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनिमल। एक जंतु होता है जिसका नाम है एलोकैंथा। किसमें पाया जाता है, एलोकैंथा में कितने गुणसूत्र होते हैं, 1600 गुणसूत्र होते हैं। 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं एलोकैंथा में। एक बार फिर सुन लीजिए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे कम गुणसूत्र प्लांट में किसमें पाया जाता है, म्यूकर हिमाइलिस में, जो एक फंजाई है। कितने गुणसूत्र, 2। क्लियर। और कब किसमें कम पाया जाता है, 4 गुणसूत्र
तो 4 गुणसूत्र हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस में जो कंपोजिटिव फैमिली का सदस्य है। हैप्लोपाइपस ग्रेसिलिस किसका सदस्य है? कंपोजिटिव फैमिली का सदस्य है। अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? एडल्ट टंग फर्न, जिसे आपियोग्लासम रेटिकुलेटम कहते हैं, उनकी फैमिली क्या है? टेरिडोफाइटा। कितना पाया जाता है? 1262 गुणसूत्र पाए जाते हैं एडल्ट टंग फर्न में। गन्ने में कितना पाया जाता है? शुगर एक केन में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र मित्रों? 16 गुणसूत्र। जंतु में आ जाइए। जंतु में सबसे कम गुणसूत्र वाला कौन जो है जंतु है? एस्केरिस मेगासिफाइलिस। एस्केरिस मेगासिफाइलिस में 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर में कितने गुणसूत्र? 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर में 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? फ्रूट फ्लाई। आइए अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनिमल, यानी जंतुओं के में सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो एलोकैंथम। किसमें पाया जाता है? एलोकैंथम। कितने गुणसूत्र होते हैं? 1600 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र मित्रों? 1600 गुणसूत्र। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। पुनः एक बार सभी लोगों को धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।